Good morning, dear students. So, as you know, our chapter number 1, economics development is running on, and बेटा 3 लेक्चर हम कर चुके हैं. ठीक है, तो ओपन योर बुक, पेज नंबर 12. तुमने 12 में बिगिनिंग में जो पार्ट है, पैराग्राफ है, वो कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद देखो यहाँ एक्टिविटी 2 है, ये तुम्हें करनी है, जिसमें कि टेबल 1.5 गिवन है, एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश. तो ये आपको खुद करके देखना है. ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी 3 है. यहाँ पे क्या है कि वन वे टू फाइंड आउट इफ अडल्ट आर अंडर नरिश्ड इज टू कैलकुलेट व्हाट न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट कॉल बॉडी मास इंडेक्स. देखो बॉडी मास इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं बीएमआई. बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स. होता क्या है कि पर्सन के, हर बंदे का जो शरीर है उसके पास क्या न्यूट्रिशन कितने अमाउंट में उसकी बॉडी के अंदर है, फैट कितना है, ये सब सारी बातें जो है वो इस इंडेक्स में आती हैं. उससे पता लगता है कि कौन कितना नरिश्ड है और कौन अंडर नरिश्ड है. ठीक है, सो टेक द वेट ऑफ पर्सन इन केजी, देन टेक द हाइट इन मीटर, डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट. ठीक है, मतलब वेट को क्या करना है, हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करना है. इफ द फिगर इज लेस देन 18.5 देन द पर्सन वुड बी कंसिडर अंडर नरिश्ड. ठीक है, तब तो क्या है, अंडर नरिश्ड है. एंड इफ द पर्सन वुड हाउएवर इफ दिस बीएमआई इज मोर देन 25 देन अ पर्सन इज ओवरवेट. ओके, तो क्या होगा, वो ओवरवेट हो जाएगा. तो ये क्या है, एक पैरामीटर है जिसको कि क्या किया जाता है, यूज करते हैं हम लोग. ठीक है, तो ये सिंपली यहाँ से सिर्फ बॉडी मास इंडेक्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक इंडेक्स होता है HDI, जो कि बताता है कि किस कंट्री के लोग कितना डेवलप्ड हैं. ठीक है, उस सारे में ये सारे इंडिकेटर यूज होते हैं, लाइक जो वहाँ का एवरेज इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, एंड मेडिकल फैसिलिटी यानी हेल्थ कैसा है लोगों का, एजुकेशन कैसा है, ऑल दीज थिंग्स उसके सारे कंपैरिजन पे क्या होता है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है. So once it is realized that even though the level of income is important, yet it is an adequate measure of the level of development, we begin to think of other criterion. तो हम क्या करते हैं, other criterion यानी other parameters पे भी देखते हैं. These could be a long list of such criterion, but then it would not be so useful. What we need is a small number of the most important things, health and education indicators such as the ones we used in comparison of Kerala and Maharashtra. अब जैसे हमने केरला और महाराष्ट्र का जो कंपैरिजन लिया था उसमें हमने क्या देखा, एजुकेशन एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ओके, और over the past decades or so, health and education indicator have come to be widely used along with income as a measure of development. अब क्या है कि पहले इनकम पे ही ज़्यादा फोकस होता था, बट अभी एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम ये 3 मेजर एट्रीब्यूट हैं जिससे कि क्या होता है कि हमें एक एरिया के ह्यूमन डेवलपमेंट का पता लगता है. ठीक है, अब एक पर्सन है, उसकी हेल्थ भी अच्छी है, उसके पास एजुकेशन भी है, उसके पास पैसा भी है. एक पर्सन है, हेल्थ भी नहीं है, ठीक है, पैसा भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, तो उन दोनों पर्सन्स के जमीन आसमान का डिफरेंस होएगा उन दोनों में. ठीक है, तो अगर मेरे को एक अनपढ़ अनहेल्दी पर्सन को डेवलप करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन देंगे, हेल्थ होनी चाहिए, हेल्थ देंगे. फॉर इंस्टेंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. Compare countries based on the educational level of people and their health status and per capita income. It would be interesting to look at certain relevant data regarding India and its neighbor from Human Development Report 2015. अब 2015 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आया था उसके बेस पे इंडिया और इंडिया के जो नेबर कंट्रीज हैं उसका डेटा हमें नीचे एक टेबल में गिवन है. ठीक है, टेबल 1.6, some data regarding India and its neighbors for 2013. अब कंट्री श्रीलंका,
इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश, 6 कंट्रीज का डेटा हमें गिवन है। ग्रोस नेशनल इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम, अब वो कितना है आप देखो, श्रीलंका 9779 9779, इंडिया 5497, म्यांमार 4608, पाकिस्तान 4866, नेपाल 2311 और बांग्लादेश 3191। ठीक है, ये क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम प्रति व्यक्ति पर कैपिटा के हिसाब से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ, श्रीलंका में है 74.9, इंडिया में है 68, म्यांमार 65.9, पाकिस्तान 66.2, नेपाल 69.6 एंड बांग्लादेश 71.6। ये क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ। जिसका पैरामीटर होता है कि जब कोई बच्चा जन्म लिया उस टाइम पे उस देश की क्या कंडीशन है, उसकी हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, हेल्थ सर्विस कैसी हैं, वहाँ के मेडिकल फैसिलिटी कैसी हैं, एंड एनवायरनमेंट कैसा है, एजुकेशन कैसा है। यानी कि अगर कोई इमरजेंसी डेथ ना हो, सडन डेथ ना हो, तो वो कितना साल जीने की संभावनाएं उसकी हैं। लिटरेसी रेट, अब श्रीलंका में ये कितना है, 15+ ईयर, 2005 से 13 तक का उसने यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। श्रीलंका 91.2, इंडिया 62.8, म्यांमार 92.6, पाकिस्तान 54.7, नेपाल 57.4 एंड बांग्लादेश 58.8। HDI रैंक इन द वर्ल्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रैंक है, अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल बनता है, तो 2014 में क्या रैंकिंग थी, श्रीलंका की थी 73, इंडिया की 130, म्यांमार 148, पाकिस्तान 147, नेपाल 145, बांग्लादेश 142। तो आप देखो यहाँ पे 188 कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गिवन है। ठीक है, 188 कंट्री में इंडिया का रैंक कितना है, 130। ठीक है, तो कोई खास बात तो है नहीं है, कोई खास रैंक नहीं है। ठीक है, हमारे बगल में एक पड़ोसी देश है छोटा सा श्रीलंका, ठीक है, रैंक कितना रखता है, 73, और वो भी वहाँ पे सिविल वॉर हो गया था, गृह युद्ध हो गया, उसकी वजह से वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो खराब हो गई थी, अदरवाइज तो और भी अच्छा होता। एजुकेशन लेवल वो भी अच्छा है। ठीक है, बट हमारी आदत क्या है, हम कंपेयर करते हैं अपने से नीचे वालों से, पाकिस्तान से, इनसे। ठीक है, बट अगर हम उसको वर्ल्ड लेवल पे देखें तो रैंक 130, जो कि और प्रोग्रेस हम लोग क्या है उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आओ, 14 पेज पे। Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every aspects? अब आप देखो, अपना पड़ोसी देश, छोटा सा देश श्रीलंका, ठीक है, और वो इंडिया से हर मामले में आगे है। श्रीलंका is much ahead of India in every respect and a big country like ours has such a low rank in world, और इंडिया का रैंक जो बहुत कम है। And table 1.6 also shows that though Nepal has less than half the per capita income of India, yet it is not far behind India in the life expectancy and literacy level. अब नेपाल का पर कैपिटा इनकम देखो 2311, सबसे कम, पर आप उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो, इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार तीनों से ज़्यादा है, 69। आप उसका लिटरेसी देखो, वो भी ज़्यादा इंडिया से पीछे नहीं है। ठीक है, हाँ, रैंक में एक है नेपाल, 15 रैंक पीछे है, पर आप उसकी इनकम भी तो देखो, इनकम तो आधी भी नहीं है, और रैंक में वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं खड़ा। मैनी इम्प्रूवमेंट हैव बीन सजेस्टेड in calculating SDI and many new components have been added to the Human Development Index report, but by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizen of a country. अब वैसे उसमें कुछ और भी कंपोनेंट जो हैं वो इस्तेमाल आते हैं, बट एक मेजर कंपोनेंट क्या है कि उस कंट्री में वहाँ के सिटीजन्स के साथ क्या हो रहा है, क्या फैसिलिटी उनको मिलती हैं, क्या नहीं मिलती हैं। ओके,
So if it is the people, their health and their well-being, that is the most important. यानी कि एक कंट्री के लोग कैसे रह रहे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी एजुकेशन कैसी है, ये बात सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ओके, उसके बाद आप आओ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि डेवलपमेंट का जो दौर है वो कंटिन्यू चलना चाहिए। व्हेन, अब जैसे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के टाइम भी सस्टेनेबिलिटी का आपको मीनिंग जो है उस टाइम पे क्लियर किया था मैंने, ठीक है। like when we are using our resources or we are developing without compromising the future needs, अगर मैं फ्यूचर की नीड्स या फ्यूचर रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए अगर मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, वो सस्टेनेबिलिटी है। यानी कि ऐसा नहीं है 5-7 साल तो अपनी ग्रोथ है ज़बरदस्त, उन्हीं सालों में हम सारा रिसोर्सेज यूज़ कर जाएं, आगे के साल हम ठन गोपाल हो जाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। So suppose for the present that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generation. So this is obviously desirable. However, since the second half of 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable. ठीक है, अब हर कंट्री चाहती है अप होना, ग्रोथ करना, पर सेकेंड हाफ जो पार्ट था लास्ट सेंचुरी का, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलार्मिंग दिया, वार्निंग दिया कि जो रेट से रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहा है या जो सब कुछ चल रहा है वो फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। जैसे इतने बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, गाड़ियाँ चलती हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग किसी भी सिचुएशन में अपने लिए अच्छा बात नहीं है, ठीक है। वाटर पोल्यूटेड हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है, ओके। सो ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। अब ग्राउंड वाटर क्या एक रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स, हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज मे बी ओवर यूज। अब ठीक है, वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, दोबारा उसको प्रोडक्शन के लिए मिल जाता है, बट आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखो कि उसका भी ओवर यूज़ करना ठीक नहीं है। अगर आप ग्राउंड वाटर या कोई भी रिन्यूएबल रिसोर्स का ओवर यूज़ करेंगे, दैट इज़ नॉट अ गुड कंडीशन। So for example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. अब जितना ग्राउंड वाटर है हमने जितना यूज़ किया है, अगर रेन आने से उतना ही अगेन फिल हो जाता है, ठीक है, बट जितना रेन आता है उससे जितना फिल हो सकता है हम उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वी आर ओवर यूजिंग द रिसोर्स एंड दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर, ओके। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज। वी हैव अ फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ लाइक पेट्रोलियम कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएगा। इफ़ वी यूज़ दोज रिसोर्सेज indiscriminately, then we have to face major problems in future. Okay, so we have a fixed stock on earth which cannot be replenished. Where to discover new resources that we did not know of earlier? No resources in this way add to the stock. However, over time even this will get exhausted. ठीक है, तो यानी कि क्या है, ठीक है, हमें नेचर ने रिसोर्सेज दिए हैं, बट अगर हम उनका ध्यान से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे और हमारे लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल 1 में दिया था ग्राउंड वाटर इन इंडिया, तो क्या हुआ है, बहुत सारे एरियाज़ में ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ है। फॉर एग्जांपल हरियाणा एंड पंजाब, यहाँ पे क्या होता है, इरिगेशन के लिए सबमर्सिबल के थ्रू पानी जो है वो सक्सेसफुली लिया जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया कि यहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गया है। एक टाइम होता था जब बहुत थोड़ी डेप्थ पे ही नलके से पानी आ जाता था, ठीक है, 30-40 फुट या 60-70 फुट। अब सबमर्सिबल कितने डेप्थ तक जाने लग गए हैं, 400 फीट 700 फीट तक जाने लग गए हैं। तो अगर यही सब कुछ इतने फास्ट से चलता रहा तो ये डेप्थ और नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर का शॉर्टेज हो जाएगा जो कि फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिया है एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्रूड ऑयल रिजर्व उसने बताए हैं। अब उसने हमें 3 रीजन दिए हैं, मिडल ईस्ट यानी कि अरेबियन रीजन,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड टोटल वर्ल्ड। मिडल ईस्ट में जो रिजर्व है 2013 में जो रिजर्व थे वो थे 808,000 मिलियन बैरल, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स में कितना था 44,000 मिलियन बैरल, ठीक है। आगे पीरियड दिया है, नंबर ऑफ ईयर रिजर्व विल लास्ट, जिस स्पीड से हम उनको खर्च कर रहे हैं इस स्पीड से मिडल ईस्ट में जो पेट्रोलियम के रिसोर्सेज हैं वो 78 ईयर्स में ख़त्म हो जाएंगे। और अमेरिका में जितना रिजर्व है वो जिस स्पीड से हम खर्च कर रहे हैं अगर इसी स्पीड से करेंगे तो 12 साल में खर्च हो जाएंगे। पूरे वर्ल्ड में जो टोटल रिजर्व बचा हुआ था 2013 में वो था 1687,000 मिलियन बैरल। बैरल क्या होता है, तेल मापने की इकाई होती है। और 53 साल में सारा जो फ्यूल है पेट्रोलियम है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो इट मीन्स द टेबल गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल एंड मोर इम्पोर्टेंट इट टेल्स हाउ मेनी ईयर द स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल विल लास्ट, कितने सालों तक चलेगा। तो अगर हमने इस पीरियड में नए रिसोर्सेज नए सोर्स ना ढूंढे तो फ्यूचर में हमें मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट 16 पेज पे, consequences of environmental degradation do not respect national और state boundaries। अब ऑब्वियसली एनवायरमेंटल अगर डिग्रेडेशन होगा पॉल्यूशन होगा तो वो बाउंड्रीज नहीं देखता। अगर पॉल्यूशन किसी भी स्टेट में हो, ठीक है, तो वो दूसरे इलाकों में अफेक्ट करता ही करता है, ठीक है। आपने रिवर्स में गंदा पानी डाल दिया वो बह के दूसरी जगह भी जाएगा, उस एरिया को भी गंदा करेगा, वहां पर भी पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, ओके। सो दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। तो ये ऐसा नहीं है ये किसी एक कंट्री की या एक स्टेट की प्रॉब्लम है, ये तो आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो इसीलिए बहुत सारी ऐसी समिट्स हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे जो काम करती हैं, ठीक है, जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट के लिए काम करती हैं। कुछ एग्रीमेंट्स हैं जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट अभी हुआ था। Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together। यानी वहाँ पे साइंटिस्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, फिलोसफर भी हैं, जो मिल के एक क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ सस्टेनेबिलिटी की, ये बात हम चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी में भी कर चुके हैं, ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के टाइम भी। तो वही बात यहाँ इकोनॉमिक्स में भी है। तो ये सारी बातें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस इज पेरेनियल, पेरेनियल होता है सारा साल चलने वाला। At all time as a member of society and as individual we need to ask where we want to go and what we wish to become and what our goals are। हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे टारगेट क्या हैं। सो द डिबेट ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूज। तो जो डेवलपमेंट है उस पर जो डिबेट है वो चलता रहता है कि किस तरह से डेवलपमेंट होगी, ठीक है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो डेवलपमेंट के चक्कर में अपने एनवायरनमेंट पे कोई फोकस नहीं करती, ठीक है। वहाँ पे बहुत मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो आज की घड़ी में क्रिएट हो गई हैं, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो लैंड पोल्यूशन हो, टॉक्सिकल मटेरियल लिक्विड हो, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। तो बेटा ये फर्स्ट चैप्टर था इकोनॉमिक्स का जो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 13 क्वेश्चन है। अब इनमें जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है वो आपको नोटबुक में नहीं लिखने, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। तो इसमें 13 क्वेश्चन है, तो ये आपको अपने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ये आपको नोटबुक में करने हैं। नोट्स में आपको चैट में डाल दूंगा और ये सारा चैप्टर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसको रीड करो, ठीक है। चाहे बेटा वीडियो एक बार देखो 2 बार देखो, ऐप में है, बट चैप्टर अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन कंप्लीट करके असाइनमेंट में अपलोड करो, ठीक है। कुछ बच्चे असाइनमेंट में अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्लियर। तो ये आप रेगुलर अपना काम करते रहो भाई, ओके। थैंक यू बेटा।